लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के जो थे वो डिस्कस किया था। तो मैंने आपको जर्नल और लेजर के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जर्नल की एंट्रीज कैसे पास करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, एंड देन फिर हमने लेजर्स के अंदर टी अकाउंट बनाना सीखा था। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें बेटा, जब तक बाकी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस क्लास? कोई ट्रांजैक्शन पास करने में प्रॉब्लम हो? जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? कोई पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन कोई? नो सर, कोई क्लियर है सारा? जी सर, यहाँ तक आपने पढ़ाया ओके तो हो गया। क्लियर है। सर ये एक एंट्री थी मुशान, कम्युनिकेट बिजनेस विद कैश, तो इसका थोड़ा बताइएगा। बेटा क्वेश्चन बोलिएगा, पेज नंबर बोलिएगा बुक का, या तो पेज नंबर बोलेंगे बोलिएगा, मैं ओपन कर देता हूँ। 57 पेज नंबर और फर्स्ट एंट्री। 57 ओके। जी बेटा क्या था बोलिएगा। ये मुशान, ये बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। हाँ जी बेटा, जब बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस में जब कैश आ रहा होता है तो कैश आपका एसेट होता है। तो जब कैश इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और दूसरी तरफ क्योंकि वो जो पर्सन है, जो भी इसका नाम आप बोल रहे हो, वो आपका कैपिटल है, बिजनेस में कैपिटल वो लेके आ रहा है, तो वो डेफिनेटली बेटा क्रेडिट होगा। कैश टू कैपिटल आएगा या उसका नेम भी आएगा साथ? कैश टू कैपिटल आएगा, क्योंकि जो बेसिकली जब नाम इस्तेमाल होता है ना किसी का बेटा, तो वो ऑनर का नाम होता है, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है। हाँ, लेकिन अगर आप पैसे पे कर रहे हैं या पैसे किसी को रिसीव कर रहे हैं, जब वो दो चीजें हैं बेटा, याद रखिएगा। एक, जब आप ट्रांजैक्शन के अंदर कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है, जिस तरह ये देखें, मैं एक सेकंड आपके सामने एक चीज शेयर करता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि मिस्टर असलम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या मिस्टर असलम का नाम आ रहा है, तो कैश तो डेबिट होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपने मिस्टर असलम को क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि मिस्टर असलम ऑनर है। ऑनर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कैपिटल का वर्ड यूज होता है, तो इसलिए जब भी कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट होगा उसके लिए हम नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कैपिटल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ जी पेड कैश टू मिस्टर असलम, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर अली, तो फिर आप लोगों ने नाम इस्तेमाल करने। मतलब जब कैश पे किया गया तो कैश आपका एक्सपेंस बन गया, तो कैश डेबिट हो जाएगा। किसको पे किया गया? मिस्टर असलम या मिस्टर अली को पे किया गया, तो मिस्टर असलम या मिस्टर अली जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई बिजनेस स्टार्ट होता है, तो बिजनेस जब स्टार्ट होता है उसमें जब कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाता है ऑनर, तो ऑनर के लिए हमेशा कैपिटल का वर्ड यूज होता है। ये मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रांजैक्शन ओपन कर रहा हूँ, शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये देखें, जिस तरह ये है, मिस्टर राशिद स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000। अब मिस्टर राशिद है, उसने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, ये आपकी बुक में ही एंट्री है। अब 10,000, अब मिस्टर राशिद ने स्टार्ट किया, लेकिन एंट्री क्या पास हो रही है? कैश टू कैपिटल। यहाँ मिस्टर राशिद का नाम नहीं इस्तेमाल किया गया। बेटा माइक म्यूट रखें, क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें। अंडरस्टैंड बेटा? तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, जब भी कोई चीज ऑनर की तरफ से आएगी, उसके लिए हमेशा अपने कैपिटल का अकाउंट यूज करना है। अगर मैं कहूँ जी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री पास होगी? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज बाय द ऑनर ₹10,000 फॉर एग्जांपल। सर वो एक्सपेंस हो जाएगा ड्राइव्स उसका। टू सर कैश, क्योंकि हमारा कैश कम हो जाएगा और ड्राइंग्स ड्राइव टू कैश, बिल्कुल।
अब मैंने विड्रॉ की बात की तो एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा, बिल्कुल आपने सही बोला, और जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। अब लेकिन मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकाली जाएगी, जी नूर फातिमा बेटा, 13169 बैठी हैं? Who is this Noor Fatma 13169? वन 13169 कौन है ये? जी बेटा चलें, यहाँ तक प्रॉब्लम? नो सर, आगे समझ। ओके, तो हम लोगों ने बेटा जर्नल भी बना लिया, हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस भी बना ली, अब सॉरी हमने लेजर भी बना लिया। अब हमने बनानी थी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? जो आपको बताएगी कि बैलेंसेस के बारे में कि आपका बैलेंस क्या है। ये नूर फातिमा कौन है? 13169 ये आपकी क्लास की स्टूडेंट है सीआर साहब? जी सर, क्लास की है। कौन है क्लास की है ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? पता नहीं सर। सर नेट स्लो था इसलिए। बेटा आप लाइनें क्यों लगा रही थी उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर? मैं आपसे बेटा मुखातिब हूं नूर फातिमा, मैंने आपको बेटा अभी यहाँ से ब्लॉक कर देना है क्लास में से। सर मेरा नेट स्लो चल रहा है, नहीं नेट स्लो चल आपकी रहा है, आवाज मैंने जो नहीं आपको सही आ क्वेश्चन रही। पूछा उसका मुझे बताएं बेटा। ओके बेटा, ट्रायल बैलेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले उसके बारे में हम स्केच देख लेते हैं। बेटा तीन हम लोग बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। एक कॉलम होगा, सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग देंगे ट्रायल बैलेंस की, और उसके बाद हमारे पास जो पहला कॉलम होगा वो पर्टिकुलर्स का होगा या डिटेल का होगा। अगला कॉलम हमारे पास डेबिट और क्रेडिट होगा। इन तीन कॉलम हम ड्रॉ करेंगे, डेबिट, क्रेडिट और देन नेक्स्ट वन इज हमारे पास होगा दैट इज लास्ट में हम देखेंगे बैलेंस। अब आपने करना ये है कि जितने भी हमने टी अकाउंट्स बनाए थे लास्ट टाइम, तो उन टी अकाउंट्स के जो बैलेंसेस आपके पास आए थे उन बैलेंसेस को आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे अभी एक शो कर देता हूँ, लाइक दिस इज द ट्रायल बैलेंस। ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस। अब इसका पहले आप स्केच देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ तीन कॉलम हमने लिखने, और वो तीन कॉलम कौन कौन से होंगे? ये वाले। आप सीरियल नंबर लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू। तो ये आपके पास बेटा अकाउंट्स नेम आ जाएंगे, या इसको डिटेल लिख लें या पर्टिकुलर लिख लें। एक कॉलम हमारे पास होगा डेबिट का और एक कॉलम होगा हमारे पास क्रेडिट का। ये जो अकाउंट नंबर है बेसिकली ये रेफरेंस नंबर होते हैं कि कौन सी किस अकाउंट का जो है वो लेजर आपने यहाँ पे पुट किया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो अकाउंट्स बनाए थे लास्ट टाइम, फॉर एग्जांपल आपने कैश अकाउंट बनाया था टी अकाउंट के अंदर, तो उसका जो डेबिट बैलेंस एंड पे आपने जो बैलेंस किया था, जो डेबिट साइड है उसको डेबिट साइड पे लिख देना है, और जिस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया था उसको अपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। तो ये थर्ड स्टेप है हमारा काउंटिंग साइकिल का, जिसमें एक साइड पे आपने डेबिट लिखना है, एक साइड पे आपने क्रेडिट लिखना है। अब ये कैश अकाउंट, ये जो 52,900 ये बैलेंस कहाँ से आया? ये वो बैलेंस था जो आपने टी अकाउंट के अंदर पुट करके नीचे उसको बैलेंस करके लिखा था। तो वो जो बैलेंसेस होंगे एंड पे प्लस माइनस करने के बाद वो सारे के सारे बैलेंसेस आपने यहाँ पे लिखने हैं। जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो डेबिट साइड पे लिख देना है, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिख देना है। और एट द एंड जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। अगर तो बेटा आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल आ गया दोनों साइडों पे, तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपका बैलेंस ठीक नहीं है। अंडरस्टैंड बेटा? कर लेंगे, पुट कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टी अकाउंट के जो बैलेंसेस है आपके पास आए एंड पे, उन बैलेंसेस को आपने उठा के यहाँ पे रख देना है बस। टी अकाउंट बनाने में किसी को प्रॉब्लम हो? नो सर। क्लियर है बेटा?
एनीवन फ्रॉम फीमेल साइड बेटा? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैं एक दो ट्रांजैक्शंस बोलूंगा और जिस पर्सन को मैं कहूंगा वो मुझे आंसर देगा उस ट्रांजैक्शन का, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। फिर हम जो है वो कैश बुक्स की तरफ जाएंगे, कैश बुक्स को हम डिस्कस करेंगे। एक दो टॉपिक्स मैंने करवाने हैं क्योंकि आप लोगों के पेपर्स मेरा ख्याल है शायद फेब में स्टार्ट हो रहे हैं। आई थिंक हो गया आपके फर्स्ट या सेकंड वीक को फेब में स्टार्ट हो जाएंगे पेपर जो है। तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कर लें, क्योंकि आपके जी चले मैं कुछ ट्रांजैक्शन बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा और मैं जिसका नाम लूंगा वो पर्सन जो है वो मुझे आंसर देगा। जी मैं कहता हूं जी, सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 50,000। सोल्ड गुड ऑन कैश रुपीज 50,000 फाइव के जाज। जी बेटा सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 50,000। जी बोले बेटा। अजहर, नवाज, फिजा फादम, सर एक दफा ट्रांजैक्शन रिपीट कर दें। सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 50,000। सर इसमें जो हमारी गुड्स होंगी वो क्रेडिट होंगी ठीक है, और कैश हमारा डेबिट होगा। देखिए बेटा जब सेल ये का वर्ड आएगा ना, उसने लिखा सोल्ड जी गुड्स, अभी सेल्स का वर्ड आएगा ना, सोल्ड का वर्ड, तो आपने इसके लिए जो यूज करना है वो सेल्स का वर्ड यूज करना है। तो जी आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही बोली है, कैश टू सेल्स आपकी आएंगी। जी ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके। जी सर। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर अली रुपीज 80,000। परचेज फर्नीचर फ्रॉम अली रुपीज 50,000। जी नूर फातिमा बेटा। जी बेटा रिप्लाई करें मुझे। अपनी वीडियोस ऑन करें सभी स्टूडेंट्स, वीडियोस ऑन करें सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं बताऊंगा आपने ऑफ करनी है कि नहीं करनी। वीडियोस ऑन करें सभी, मैं देखूं सो कितने लोग बैठे हुए हैं। इब्राश अभी करो, बाकी लोग भी करें। जीशान, सर वीडियो ऑन है लेकिन कैमरा का इशू है सर, इस वजह से नहीं आ रहा। जिन स्टूडेंट्स की वीडियो ऑन नहीं होगी मैंने उनको भी यहां से रिमूव कर देना है। अजहर नवाज, चलें करते हैं ऑफ बेटा, कर लें ऑफ। जी बोल रहे हैं जी ट्रांजेक्शन जो मैंने भी बोली, परचेज फर्नीचर ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर अली, एनीवन? सर फर्नीचर टू कैश, सर जी परचेज फर्नीचर टू कैश सर। फ्रॉम मिस्टर अली,
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर अली। सर फर्नीचर टू अली। फर्नीचर टू अली। बेटा याद रखिए मैंने, जी बिल्कुल पेएबल फर्नीचर टू अली आएगा। सर, जी पेएबल का वर्ड भी आएगा साथ। नहीं, पेएबल लिख लें तब भी ठीक है, ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। अली पेएबल लिखने की जरूरत नहीं। जब आप किसी पर्सन का नाम लिख देते हैं इसका मतलब है कि आपने उसको पे ही करना है, वो पेएबल बन जाता है। पेएबल लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलता परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अब आपने फर्नीचर तो डेबिट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मैंने बोला ऑन क्रेडिट, अब आपने उधार पे खरीदा है, तो किसी पर्सन का नाम भी नहीं आ रहा। जब पर्सन का नाम नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंट पेएबल, यानी फर्नीचर टू अकाउंट पेएबल। तो याद रखिए कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ उस वक्त कैश ट्रांजैक्शन होगी जब कैश का वर्ड आएगा या कुछ भी ना लिखा हो। परचेज फर्नीचर रुपीज 80,000, अब ना अली का नाम है ना क्रेडिट का नाम है, परचेज फर्नीचर रुपीज 80,000, इसका मतलब है ये कैश ट्रांजैक्शन है। परचेज फर्नीचर ऑन कैश, ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का नाम आ गया या ऑन क्रेडिट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जी बेटा पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे थे? ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन को गलत कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, मुझे आइडिया हो रहा है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, लेकिन अकाउंट लिखते हुए थोड़ा सा जरा एहतियात करनी है आपने। पेड रुपीज 80,000 टू मिस्टर असलम, जी पेड रुपीज 80,000 टू मिस्टर असलम, बोलें जी कोई। पेड रुपीज 80,000 टू मिस्टर असलम, एनीवन? असलम टू कैश। और कोई? सर इसमें कैश एसेट है तो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सर, और तो डिक्रीज और ऐसे जब डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं सर। तो आपने क्या ट्रांजैक्शन बोली है? असलम टू कैश सर। हाँ असलम टू कैश, बिल्कुल असलम टू कैश आएगा, तो बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन बेटा होगी आप लोगों की। तो ये चलें थोड़ा सा, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो चीजें हैं ये सारी की सारी तकरीबन क्लियर हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमारा जो काउंटिंग साइकिल का पहला पोर्शन है जिसमें हम लोगों ने जर्नल बनाना सीखा, लेजर बनाना सीखा और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, ये आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि आपने इसको कैसे करना है। ओके, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री क्या होता है थोड़ा सा इन्वेंट्री के बारे में बताऊंगा, और देन फिर जो है हम आगे इसको फर्दर मूव करेंगे। जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक? आपने अक्सर वर्ड सुना होगा स्टॉक का। स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फर्क होता है? एनी वन ऑफ यू? ये मैंने शुरू में बताया भी था आप लोगों को। क्या होता है बेटा स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फर्क होता है? इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फर्क होता है? एनी वन ऑफ यू? चले स्टॉक क्या होता है ये बता दें। व्हाट इज स्टॉक? अक्सर आपने वर्ड सुना होगा स्टॉक का। हमारे पास जो ज़ख़ीरा होता है उसे हम कहते हैं, जो पिछले साल का ज़ख़ीरा पड़ा होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। जो ज़ख़ीरा पड़ा होता है, चीजें हमारे पास पड़ी होती हैं, जिस तरह हमने गोदाम के अंदर चीजें रखी होती हैं, वो आपका स्टॉक होता है गोदाम वाला, ऐसे ही है ना? यस सर। तो फिर इन्वेंट्री क्या होती है? जी एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज इन्वेंट्री? सर वो जो हमने परचेज की सेल करनी होती है, जो चीजें हमने सेल करनी होती है और प्रॉफिट अर्न करना होता है उससे। तो वो स्टॉक में भी तो वही चीजें पड़ी होती हैं। जिस तरह आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो वहां पे रैक्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें पड़ी होती हैं, तो क्या उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे या उसको हम स्टॉक बोलेंगे? जिस तरह आप कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाएं तो वहां रैक्स में चीनी पड़ी होती है, मुख्तलिफ चीजें पड़ी होती हैं, उसको हम स्टॉक बोलेंगे या उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे? सर वो सेल्स उन्होंने करनी होती है तो वो इन्वेंट्री हुई शायद। इन्वेंट्री हुई। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेल के लिए प्रेजेंट की जाएंगी वो इन्वेंट्री है और जो पीछे पड़ी है गोदाम में वो स्टॉक है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। जी सर। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बेटा। स्टॉक जो होता है ना, जो फिनिश्ड गुड्स होती है हमारे पास, ऐसी चीजें जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स फॉर्म में होती हैं वो हमारे पास स्टॉक होता है। फिनिश्ड गुड्स फॉर्म के अंदर वो स्टॉक है। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, अब बेटा माइक म्यूट करें अपना,
अपना बेटा माइक म्यूट कर लिया करें, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, बीच में फिर आवाजें आती हैं आप लोगों की। तो दोबारा सुनने में क्या कर रहा था, तो आपके पास बेटा जो फिनिश्ड गुड्स फॉर्म में चीजें होती हैं वो आपका स्टॉक होता है। फॉर एग्जांपल आप एक टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं, या टेक्सटाइल आपकी मिल है, उसमें जब कपड़ा जो लास्ट फॉर्म में कपड़ा तैयार होके आता है, वो जो चीज फिनिश हो चुकी है, जिसके ऊपर प्रिंटिंग हो चुकी है, हर चीज हो चुका है और वो बेचने के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। इन्वेंट्री के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, आपका रॉ मटेरियल से लेके आपकी फिनिश्ड गुड्स तक सारी की सारी चीजें आपकी इन्वेंट्री में शामिल हैं। यानी स्टॉक भी आपका इन्वेंट्री में ही आएगा। जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसको हम इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री को हम स्टॉक नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स के लिए। तो जो फिनिश गुड्स फॉर्म में चीजें पड़ी होंगी वो स्टॉक होगा। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मशीन के ऊपर लगी हुई है, कुछ प्रिंटिंग हो रही है, कुछ आपकी डाइंग हो रही है, कहीं कहीं किसी जगह पे धागा बन रहा है, वो सारी की सारी चीजें भी अगर आप काउंट करेंगे तो उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे। तो इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्टॉक, बट स्टॉक डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री। तो आपका जो स्टोर्स के अंदर चीजें पड़ी होती हैं, जो प्रेजेंट की होती हैं, वो सारी की सारी उसको हम स्टॉक भी बोलेंगे, उसको हम इन्वेंट्री भी बोलेंगे, क्योंकि वो आपके स्टॉक में भी शामिल है, वो आपकी इन्वेंट्री में भी शामिल है। लेकिन कुछ चीजें जो पीछे बन रही हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वो हमारी सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री कहलाएंगी। अंडरस्टैंड बेटा, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? जी सर। ओके। जी सर आ गई। तो जो स्टॉक या इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आप कह लें एक बिगर टर्म है, स्टॉक एक स्पेसिफिक टर्म है। इन्वेंट्री के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें स्टॉक भी आ जाएगा, उसमें वर्क इन प्रोसेस वाली चीजें भी आ जाएंगी, उसमें फिनिश गुड्स भी आ जाएंगी। ये टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहां भी जाके आपको ये एक टॉपिक उसमें भी ये पढ़ाया जाता है टॉपिक, लेकिन क्योंकि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो थोड़ा सा मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे भी। इन्वेंट्री को मैनेज करने के बेटा दो तरीके हैं। अब जो स्टॉक आपके पास पड़ा है या आपके पास स्टोर रूम के अंदर इन्वेंट्री पड़ी है, उसको अपने अपने मैनेज करना है। उसको मैनेज करने के दो तरीके हैं, एक को हम बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये जो आपके सामने शो हो रहा है, ये शो नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को जो मैंने ओपन किया हुआ है? यस सर। ओके, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल एक एसबी स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, आप चले जाएं इम्तियाज मार्ट चले जाएं, आप किसी और मार्ट में चले जाएं, तो वहां पे मुख्तलिफ रैकों के अंदर मुख्तलिफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब आपने उसको मैनेज करना है, उस स्टॉक को मैनेज करना है। मैनेज इस तरह से करना है कि चीजें खत्म भी ना हो, चीजें हमारे पास पीछे स्टोर में भी पड़ी हो, ताकि कस्टमर आता रहे और चीजें लेके जाता रहे। अब उसको मैनेज करने के दो तरीके हैं, एक को हम बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक को बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। दोनों में फर्क क्या है, पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने स्टोर का विजिट करते हैं और उसके बाद हम चीजों को नोट कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं, और उसके बाद फिर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि ये चीजें हमने मंगवानी है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैंने हर फ्राइडे टू फ्राइडे अपने स्टोर का विजिट करना है और फिर मैंने जाकर रैक्स चेक करने हैं किस किस रैक में कौन कौन सी चीज खत्म हो चुकी है। फ्राइडे वाले दिन मैंने नोट करना है, उसके बाद फिर जो जो चीज खत्म हो चुकी होगी मैंने उसका ऑर्डर देना है और वो चीज जब दोबारा आ जाएगी तो वो दोबारा रैक्स में लग जाएगी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपने स्टोर को विजिट करना है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जो आपने एक टाइम सेट किया हुआ है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैंने फ्राइडे वाले दिन विजिट करना है, आपने फ्राइडे वाले दिन विजिट करके सैटरडे वाले दिन फॉर एग्जांपल सारी चीजें रैक्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है कि मंडे वाले दिन तक वो चीज खत्म हो चुकी है। चलो शुगर की एग्जांपल लेते हैं, चीनी खत्म होगी मंडे को, अब रैक्स के अंदर चीनी अवेलेबल नहीं है। अब होगा क्या, जब कस्टमर आपके पास कस्टमर जब आएगा तो उसको रैक्स में चीनी नहीं मिलेगी, एक दफा दो दफा, मंडे वाले दिन खत्म हो चुकी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को जाकर कहीं आपने विजिट करना है तो 4 दिन तक चीनी अवेलेबल नहीं होगी कस्टमर को। इससे आपको नुकसान क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा आपको? कस्टमर आना ही छोड़ देंगे सर। नंबर 1 तो बेटा ये होगा कि आपकी जो चीनी बिकनी थी, सेल्स होनी थी, वो सेल नहीं होगी, क्योंकि अगर चीनी आई होती तो आपने उसमें से प्रॉफिट कमाना था ना बेच के। अब रैक्स में पड़ी नहीं हुई तो आप नहीं कमा पा रहे। दूसरा बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो इन्होंने अभी पॉइंट आउट किया कि कस्टमर बेटा आपके स्टोर में दोबारा नहीं आएगा। देखिए आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप एक स्टोर में जब बार बार जाते हैं, 2 दफा 3 दफा 4 दफा, जब आपको चीज नहीं मिलती तो आप कहते हैं यार ये स्टोर ही फारिग है, यहाँ पे चीज मिलती तो है नहीं, क्यों ना मैं कहीं आगे से जाके ले आऊं। ये हमारे माइंड में आता है, तो आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम कि आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के जरिए चीजों को मैनेज करें। अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है?
परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर बेटा ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका स्टॉक अपडेट होता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका स्टॉक अपडेट होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, जब आप कभी बिल लेते हैं, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब आपको वो बिल बना के देते हैं तो उसमें 3 कॉलम बने होते हैं, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। यानी आपने कितनी चीजें खरीदी, यानी आपने कहा जी 2 पैकेट शुगर के, तो क्वांटिटी में 2 लिखा जाता है, आगे उसका रेट लिखा होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपया, और आगे अमाउंट लिखी होती है 200 रुपया। आपने अगर 10 प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो 10 की 10 प्रोडक्ट्स वहां लिखी होंगी, एक जगह पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यानी कितनी क्वांटिटी खरीदी, उसका रेट क्या था और उसकी अमाउंट। आप किसी मेडिकल स्टोर में चले जाएं, आप मेडिसिन खरीदते हैं तो वहां पे भी आपको बिल ऐसे ही मिलेगा कि कितनी गोलियां खरीदी, एक गोली की क्या प्राइस है और उसके आगे उसकी अमाउंट। ऐसे ही है ना, कभी बिल देखें, कभी आपको ऐसे ही बिल मिलता है ना, कोई एक्सपीरियंस हुआ हो आप लोगों को, कभी कोई चीज खरीदी हो, यस सर, इस तरह ही मिलता है। ऐसे ही होता है बिल बेटा। अब अच्छा, अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब ये इसके बैक एंड पे चल रहा है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। होता क्या है कि जैसे ही बेटा आपने कोई चीज खरीदी, आपका बिल बन के आया, फॉर एग्जांपल 2 पैकेट चीनी के आपने खरीद लिए, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, पीछे बैक साइड के ऊपर सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली उसने माइनस कर दिया 2 पैकेट शुगर में से तो स्टॉक के अंदर पड़े हुए थे। तो वो जो सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देगा जी कि अब शुगर कितने पैकेट रह चुके हैं, अब फलां चीज कितने पैकेट रह चुके हैं, फलां चीज कितनी अमाउंट रह गई है, फलां चीज कितनी क्वांटिटी रह गई है मेरे स्टोर के अंदर। तो आप सिस्टम के ऊपर ही देख सकते हैं कि कौन सी चीज खत्म होने वाली है, आप फौरी तौर पे उस चीज का ऑर्डर दे देंगे ताकि वो चीज खत्म होने तक आपकी वो चीज दोबारा मास स्टोर के अंदर आ चुकी हो। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर आपको अपने स्टॉक के बारे में, आपको अपनी इन्वेंटरी के बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन पास करने के बाद आप स्टॉक चेक करेंगे तो आपके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन पीरियोडिक में क्या होता है, मैंने बोला कि हमने एक टाइम पीरियड सेट किया होता है कि जी 15 दिन बाद विजिट करना है, 4 दिन बाद विजिट करना है, 5 दिन बाद विजिट करना है। तो उससे पहले अगर कोई चीज खत्म हो चुकी है तो वो आपकी स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं होगी जब तक आप विजिट करके उसका ऑर्डर प्लेस करके उसको मंगवा नहीं लेते। तो दोनों सिस्टम में बेटा समझ आ गई, पहले ये बताएं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल। यस सर। परपेचुअल में बेटा याद रखिएगा, आज का जो सिस्टम चल रहा है ना वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ पे, जितना भी चलता है वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम चलता है। क्योंकि आप कोई भी छोटी से छोटी शॉप भी देख लें, अगर उसने वहां पे आपको बिल जो है वो प्रिंटिंग फॉर्म में अगर मिले, तो उस प्रिंटिंग फॉर्म को कभी पढ़ के देखिएगा, उसके ऊपर यही लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी थी, क्या रेट था, क्या अमाउंट था। अक्सर आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वो मेडिसिन लिखते हैं तो साथ ही सामने आ जाता है कि 4 गोलियां पड़ी हैं, 5 गोलियां पड़ी हैं, तो अक्सर कहते हैं आपको सर 4 पड़ी है, बाकी हम मंगवा दें, जब 10 गोलियां पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि हमारे स्टॉक के अंदर कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, कितनी, वो हर ट्रांजैक्शन के बाद उनके पास पता होता है कि फलां क्वांटिटी कितनी मकदार में पड़ी हुई है, क्या चीजें कितनी चीज पड़ी हुई हैं। तो ये था बेटा थोड़ा सा आपके पास पीरियोडिक और परपेचुअल के बारे में जो मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब हमारा मेन काम है कि हम लोगों ने कॉस्टिंग करनी है, और उसके लिए कौन कौन से मेथड होंगे। दिस वन, ये बेटा मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाना है, इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड, ये वाले, ये 3 मेथड हमने डिस्कस करने हैं। डिफरेंस मैंने बता दिया। अब ये कॉस्टिंग मेथड क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको पहले गाइड कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। अच्छा, इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले बताता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा एक कंपनी है, टेक्सटाइल मिल है, उसमें आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आपने एक कॉटन मंगवाया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता भी हूँ साथ साथ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो। अच्छा जी, आज फॉर एग्जांपल तारीख है 19/1, आपने क्या किया, आपने 2 बंडल मंगवाए कॉटन के, और जो आपको एक बंडल पड़ा वो पड़ा फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का, ये मैंने पर बंडल लिख दिया, ये रेट है आज। ओके, आपने 2 बंडल मंगवा लिए, ओके, ये आपके स्टोर के अंदर आके स्टोर हो गए, ये कॉटन पड़ी है आपके पास। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 20 तारीख को, या चलें 20 की बजाय 22 कर लेते हैं, 22 तारीख को आपने कहा कि यार मजीद मंगवा ले बंडल, अभी हमें जरूरत है। उस दिन आपने मंगवाए फॉर एग्जांपल 4 बंडल मंगवाए, और उसका उस दिन जो रेट था वो रेट हो गया 1200 रुपए, रेट इंक्रीज कर गया। फिर आपने 27 तारीख को मंगवाए दोबारा, फॉर एग्जांपल आपने मंगवाए कोई 10 बंडल, उस दिन जो रेट हो गया 900 रुपया हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, ये बंडल पड़े हैं फॉर एग्जांपल इस वक्त स्टोर के अंदर 10 4 14 तो 16 बंडल्स पड़े हैं कॉटन के। डिपार्टमेंट नंबर 1 से मुझे डिमांड आती है जहां पे धागा बनना है, धागे वाला डिपार्टमेंट कहता है कि यार हमें ना कुछ 6 बंडल भेज दो, हमने धागा बनाना है।
ओके, मैंने अब अपने स्टोर से अपने खाते में मैंने लिखना है जी 6 बंडल जा रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर धागा बनने के लिए। अब जब मैंने 6 बंडल लिखने हैं, अब स्टोर के अंदर पड़े हैं तो टोटल 16 बंडल, 10 4 14 और 2 16, इसको प्लस करें 16 बंडल पड़े हुए हैं। 6 बंडल मैंने आगे भेजने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैं 6 बंडल कौन से भेजूं, यानी जब 6 बंडल मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय मैंने रेट करना है। अब रेट मेरे पास 3 पड़े हैं, क्या मैं 1000 रुपया लिखूं 6 बंडल का रेट, क्या मैं 1200 लिखूं या मैं 900 लिखूं, क्योंकि मेरे पास तो बंडल तो सारे एक जैसे ही हैं, सारे के सारे कॉटन के ही बंडल और एक ही जगह पे पड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम मुझे ये आ गया कि उन्होंने 6 बंडल मुझसे मंगवा लिए, अब मैं 6 बंडल का रेट क्या लगाऊं, क्योंकि मेरे पास 3 रेट आ रहे हैं। एक मैंने कुछ बंडल्स मैंने 1000 के खरीद के रखे हुए हैं, कुछ मैंने 1200 के खरीदे हुए हैं, कुछ मैंने 900 के। या तो मैं सबके सबको 1000 लगा दूं, या मैं 1200 लगा दूं, या मैं 900 लगा दूं, या मैं हाईएस्ट रेट लगाऊं, क्या मैं लोवेस्ट रेट लगाऊं, मैं कौन सा रेट लगाऊं। दिस इज कॉल्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम। इसको हम बोलेंगे कि अब आपको कॉस्टिंग प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आपके पास जो स्टोर के अंदर चीजें पड़ी हैं वो मुख्तलिफ तरह की चीजें पड़ी हैं और वो अभी तक आपने सेल आउट नहीं की, आई मीन दैट कि आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में सेंड नहीं की। जब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में सेंड करेंगे तब आपको यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉब्लम आ गया कि खाते के अंदर रेट कौन क्या लगाए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास ये 3 मेथड आते हैं। द फर्स्ट मेथड इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड मेथड इज LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड थर्ड वन मेथड इज वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, FIFO मेथड क्या कहता है? FIFO मेथड ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया था वो पहले बाहर जाएगा, यानी हमने रेट ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करना है। अब उसने अगर हमसे 6 बंडल मांगे हैं तो 2 बंडल का रेट था 1000, तो मैं 2 बंडल को 1000 रुपए का रेट लगाऊंगा। बाकी जो 4 बंडल ये वाले हैं इनको मैं रेट लगाऊंगा 1200, तो 4 जमा 2 कितना हो जाएगा? 6 बंडल। यानी ऊपर से नीचे की तरफ मैंने रेट लगाने शुरू करने हैं, यानी पहले जो सबसे पहले रेट्स आए थे, जितने भी क्वांटिटी पड़ी थी पहले रेट के ऊपर, पहले वो खत्म होगी, वो रेट लगेंगे। जब वो क्वांटिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद जो अगला रेट है वो लगेगा, उसके बाद जो अगला रेट है फिर वो लगेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल उसने आपसे 7 बंडल मांग लिए 6 की बजाय, तो 2 यहां से जाएंगे, 4 यहां से जाएंगे और 1 बंडल यहां से जाएगा, यानी 2 बंडल को मैं रेट लगाऊंगा 1000 रुपया, 4 बंडल को मैं रेट लगाऊंगा 1200, और जो 7वां होगा उसको मैं यहां से उठाऊंगा, 1 बंडल यहां से लूंगा और उसका मैं रेट लगाऊंगा 900। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो पहले रेट पे चीज आई थी वो पहले रेट पे बाहर जाएगी। अच्छा, LIFO मेथड क्या कहता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO मेथड ये कहता है कि जो लास्ट पे आपके पास रेट है पहले वो वाला रेट निकालो। यानी फॉर एग्जांपल अगर उसने आपसे 6 बंडल मांगे हैं तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ इशू करना है। यानी मैं क्या करूंगा, मैं 6 बंडल भेजूंगा लेकिन उनको रेट क्या लगाऊंगा, उनको मैं रेट लगाऊंगा 900 रुपया। ये जो 900 रुपये वाला रेट है मैं ये लगाऊंगा। उसने आपसे मांग लिए 12 बंडल, तो मैं क्या करूंगा, 6 यहाँ से लूंगा, फॉर एग्जांपल ये जो नीचे वाला 6 यहाँ से लूंगा, और बाकी उसने 12 मांग किया तो 4 ये वाले लूंगा और 2 ये वाले लूंगा। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपने ऊपर से नीचे की तरफ रेट लगाने हैं और LIFO मेथड में आपने नीचे से ऊपर की तरफ रेट लगाने हैं। ये मैं आपको अभी रेट लगाना सिखाता भी हूँ, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रॉपर। अच्छा, वेटेड एवरेज क्या कहता है? वेटेड एवरेज कहता है कि जी ना ऊपर से रेट लगाएं ना नीचे वाला रेट लगाएं, आप इन तीनों रेट्स की एवरेज ले लें, यानी 1000, 1200 और 900 रुपए का जो रेट है इन तीनों की आप एवरेज ले लें और जो एवरेज रेट बनेगा वो रेट आप इशू कर दें। तो ये 3 मेथड है बेटा। FIFO मेथड कहता है ऊपर से नीचे की तरफ, LIFO मेथड कहता है नीचे से ऊपर की तरफ, और वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि आपने क्या करना है, आपने इन सब की क्या लेनी है, आपने इन सब की एवरेज लेनी है। अंडरस्टैंड बेटा? तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए? पहले ये बताएं यहाँ पर। जी सर। यस सर। ओके, अभी बेटा हमारी वीडियो एंड हो रही है, मुझे ज्वाइन करें दोबारा आप लोग, इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करें मुझे।